दोस्तों मैं मिस शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बीए प्रथम सेमेस्टर 2022-23 यानी दो आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा था वो हमने आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 आपका अध्याय 2 चल रहा है दोस्तों। इस सेशन में आपको और जो दूसरे अध्याय से जो आपको रिलेटिव क्वेश्चन है वो आपको मैं अपडेट करा रहा हूँ दोस्तों। इस पर आपका सबसे महत्वपूर्ण सिलेबस है दोस्तों, जो सारे क्वेश्चन आंसर के तहत मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये आपको चैप्टर का नाम पता ही है। आपका जो चल रहा है सेशन यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम अप टू 3000 सी। तो ये आपका बीए प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस है। तो इसमें आपको ऐसा कोई भी डाउट नहीं होगा कि आपको पेपर में किस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन इसी में आपको सीरियल वाइज में स्टडी करा रहा हूँ। तो भी आपको जो भी दिक्कत आ रही है वो लोग हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं आपका सॉल्यूशन देता रहूँगा। और इसके पहले मैंने आपको बताया ही था कि थोड़ा वो जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर से था, इसमें मैंने आपको हड़प्पाई सभ्यता और इतिहास यानी कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको आर्य समाज के बारे में बताया था और सारी जो टॉपिक थी आपकी ये सारी चीज़ें मैंने प्रथम और सेकंड और थर्ड वीडियो में मैंने क्लियर किया था अध्याय 1 में। अब जो अध्याय आपका 2 है यानी कि चैप्टर नंबर 2, उसमें मैं आपको कुछ नया और अच्छे टॉपिक में बताने वाला हूँ दोस्तों। इसमें आपका प्राचीन भारत का पुरातात्विक का इतिहास और उसमें महत्व और कारण उसमें आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। और जो भी आपको सारे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ दोस्तों, आपके सारे पेपर में लगभग फंसने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात होता है कि स्टडी ग्रुप का तैयारी किस तरीके से किया है। तो आप लोग इस तरीके से अपना पेपर तैयार करते रहिए। और अभी तक जो दोस्त हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आप लोग को मिलती रहे दोस्तों। इसी बीच में लेके चलता हूँ आपको अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक आपका है दोस्तों नंबर 1। प्रश्न है आपका, प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का निर्धारित कीजिए। उत्तर आपका है, इसमें आपका है प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए हमारे पास विविध प्रकार के स्रोत हैं। स्थूल रूप से प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से? पहली है आपकी साहित्यिक और दूसरी है पुरातात्विक। यहाँ पे आपको मैंने बताया पुरातात्विक और साहित्यिक। अब साहित्यिक स्रोतों में वैदिक काल, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अन्य साहित्य को तथा इसके अलावा विदेशियों द्वारा लिखे गए वृत्तांत को भी शामिल किया जा सकता है। तो ये आपका किसमें? साहित्यिक में आया। अब पुरातात्विक की बात करें तो पुरातात्विक के स्थूल शीर्ष के अंतर्गत हम पुरालेखों, सिक्कों और स्थापत्य अवशेषों, पुरातात्विक अन्वेषणों तथा उत्खननों पर विचार कर सकते हैं, जिनसे एक नई जानकारी के नए नए मार्ग प्रशस्त हुए हैं। मैंने आपको इसमें आपके दोनों का, साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों के बारे में बताया। पुरातात्विक में आपको सारी चीज़ें, सिक्के, उसके पुरालेख हो गए, फिर उसका में स्थापत्य कला हो गया, अवशेष हो गया, अन्वेषणों का उत्खनन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी थी। अब बात करते हैं जिनसे नए मार्ग प्रशस्त हुए हैं। अब है आपका हेडिंग साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या है? भारत के इतिहास के लिए प्राचीन भारतीय साहित्य की विश्वसनीयता के बारे में बहुत वाद विवाद रहा है। यह मत प्रकट किया जा सकता है कि अधिकांश भारतीय साहित्य का स्वरूप धार्मिक है और भारतीयों द्वारा पुराणों और महाकाव्यों जैसे जिस साहित्य के इतिहास होने का दावा किया जाता है उनमें घटनाओं और राजाओं को निश्चित तिथियां नहीं दी गई हैं। बहुत से उत्कीर्ण लेखों, सिक्कों और स्थलीय वृत्तांतों से इतिहास लेखन के कुछ प्रयत्नों का संकेत अवश्य मिलता है। पुराणों और महाकाव्यों के इतिहास के प्रारंभिक तत्व सुरक्षित हैं। हमें राजाओं की विश्ववालियों के उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, लेकिन कालक्रम के अनुसार उनके विन्यास करना कठिन है। तो इस तरीके से आपका
आपका साहित्यिक स्रोत का है। इसमें आपका दे रखा है वैदिक साहित्य मुख्यतः चार वेद तथा वैदिक साहित्य मुख्यतः चार वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पूर्णतः एक अलग भाषा में है, जिसे हम वैदिक भाषा भी कहते हैं, जिसके इसकी शब्दावली के बहुत व्यापक अर्थ हैं और कई बार व्याकरणिक प्रयोगों की दृष्टि से बिल्कुल भिन्न है, जिनके उच्चारण का एक सुनिश्चित ढंग है, जिसमें किसी अक्षर विशेष पर बल दिए जाने के अर्थ पूर्णतः बदल जाता है। इसी कारण से वेदों का उच्चारण के ढंग को सुरक्षित और संरक्षित करने की विस्तृत विधियां तैयार की गई हैं। धन, जटा और पाठ यानी घन, जटा, पाठ के अन्य प्रकारों से हम केवल मंत्र का अर्थ निर्धारित कर सकते हैं, बल्कि उस मौलिक तान यानी स्वर का मुन को सुन सकते हैं, जिनमें इनका गायन हजारों वर्ष पहले किया जा सकता था। इन्हीं पाठ पद्धतियों के कारण वेदों में कोई प्रक्षेपण का करना संभव नहीं है। हम वेदों में राजनीतिक इतिहास का कोई खास चिन्ह नहीं ढूंढ सकते हैं, लेकिन उन्हें हमें वैदिक काल की संस्कृति और सभ्यता की विश्वसनीय झलक मिल जाती है। अब वेदों की उपयुक्त रूप से समझने के लिए 6 वेदांग तैयार किए गए थे। कौन कौन से? नंबर 1 शिक्षा यानी कि स्वर विज्ञान, कल्प कर्मकांड, व्याकरण निरुक्त यानी व्युत्पन्न विज्ञान, छंद और ज्योतिष को कहते हैं खगोल विज्ञान। प्रत्येक वेदांग के बारे में विश्वसनीय साहित्य का विकास हुआ, जो सूत्र रूप में है। यह गद्य में अभिव्यक्ति का एक बहुत यथार्थ और सुनिश्चित रूप है, जो प्राचीन भारतीयों द्वारा विकसित किया गया था। संस्कृति के महान व्याकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी, जिसके 8 अध्याय हैं, सूत्रों में लिखने की इस उत्कृष्ट कला की चरण प्रणीत है। कौन कौन से? जिसमें प्रत्येक अध्याय बड़े सुनिश्चित रूप से परस्पर गुथा हुआ है। वेदों के अलावा ब्राह्मणों, आर्यकों और उपनिषदों को भी वैदिक साहित्य में शामिल किया जाता है। उन्हें उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक धर्मकांड और विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका पॉइंट अच्छा था। इसमें सारी चीज़ें यानी कि वेद के बारे में सुनिश्चित किया गया है, यानी कि वैदिक स्थिति। बौद्ध साहित्य में लिखित है। पाल त्रिपिटक यानी 3 पुस्तकों को विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक का संकलन है, यानी कि 3 है, यानी कि पाली में 3 त्रिपिटक है। तीनों पुस्तक में कौन है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक का संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के सारे महत्वपूर्ण पक्षों का उजागर करते हैं। बौद्ध जातक कथाएं ईसा पूर्व की 5वीं से 2री शताब्दी ईसा पूर्व की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर प्रकाश डालती हैं। अन्य बौद्ध साहित्य जो संस्कृत या मिश्रित संस्कृत पाल में है, जैसे महावस्तु, ललित वस्तु, दिव्य वंदना, अश्वपोपका, बुद्ध चरित इत्यादि, तत्कालीन समाज के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। तो ये आपका बौद्धिक साहित्य था, यानी बौद्ध साहित्य। अब बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन साहित्य प्राकृत में रचित है और यह महावीर के काल के बिहार और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के बारे में उपयोगी व महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आवाहिक जैन साहित्य, जो कुछ प्राकृत और कुछ संस्कृत में है, से हमें जैन तीर्थंकरों और तत्कालीन व्यापारिकों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं जैन साहित्य से। अब बात करते हैं धर्मेतर साहित्य। अधिकांश धर्मेतर साहित्य धर्मशास्त्र, जीवन चरित्र, इतिहास, राजनीति और व्याकरण, शास्त्रीय संस्कृत साहित्य और कई वैज्ञानिक कार्यों के रूप में है, जिसमें अश्वघोषकृत, बौद्ध चरित्र और सौंदर्य बाणभट्ट की हर्षचरित आदि कुछ प्राचीन काल के जीवन चरित्र हैं।
12वीं सदी के कश्मीर की घटनाएं पर आधारित कल्हड़ की रचना रजत तरंगिणी आरंभिक इतिहास का अच्छा उदाहरण है। प्राचीन काल के नाटक जिसमें भास रचित, दूतवाक्य, बाल रचित और स्वप्न वासवदत्ता। तो इसमें जो आपका नाटक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपका हो गया दूतवाक्य, बाल चरित और स्वप्न वासवदत्ता। और फिर विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्त और मुद्रा राक्षस और कालिदास के काव्य और नाटक कौन है? अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंश और फिर आपका है मालविघ्न मित्रम इत्यादि अपने अपने काल के, यानी कि इसको हम कहेंगे मालविकाग्निमित्रन इत्यादि अपने अपने काल के सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का उजागर करते हैं। अब यहाँ पे आप क्या गया, संस्कृत ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ तमिल कीर्तियाँ भी है। तमिल कीर्तियाँ कौन कौन सी हैं? जिनमें संगम साहित्य सबसे प्रमुख है। इनमें तत्कालीन तमिलनाडु और केरल की संस्कृतियों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्षों को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती हैं। अब विदेशी साहित्य में क्या है दोस्तों? विदेशी साहित्य में विदेशी यात्रियों के विवरण देशज साहित्य के पूरक हैं। चंद्रगुप्त के दरबार के ग्रीक राजपूत जैसे मेगास्थनीज की इंडिका हो गई से मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक घटनाओं को जानकारी मिलती है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट हो गई। अब में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान और हेनसांग के वर्णन से हमें क्रमशः चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ की हिस्ट्री ऑफ बुद्धित्व यानी से बात हो रही बौद्ध धर्म और इसका प्रसार का पता चलता है। अरब यात्रियों का लेखन मुख्यतः भारत और उसके निवासियों के बारे में बताता है, साथ ही व्यापार और राजनीतिक सिद्धांतों पर भी प्रकाश डालता है। अलबर्नी का तहकीके हिंद 11वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में बताता है। अब बात करते हैं आपका इसमें पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या है दोस्तों आपका? इसमें आपका है प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री का विशेष महत्व है। इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, यह कि भारतीय ग्रंथों की रचना काल ठीक से ज्ञात नहीं है, इसलिए उनसे किसी काल विशेष का सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। दूसरे, साहित्यिक साधनों में लेखक का दृष्टिकोण भी बहुधा सही चित्र प्रस्तुत करने में बोधक होता है। उदाहरण के लिए मानते हैं आपको कि उदाहरण के लिए चीनी यात्रियों ने भारतीय समाज का वर्णन केवल बौद्ध दृष्टिकोण से ही किया है, इसलिए इनके वर्णन पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। तीसरे, ग्रंथों में की प्रतिलिपि करने वाले अपनी इच्छानुसार अनेक प्राचीन कारणों को छोड़ दिया और नए प्रकरण जोड़ दिए। पुरातात्विक सामग्री से इस प्रकार की हेर फेर करने के बहुत कम संभावना थी, इसलिए पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय है। अभिलेख है आपका। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पत्थर या धातु की चादरों पर खुद मिले हैं, अतः इनमें साहित्यिक की भांति हेर फेर करना संभव नहीं था। यद्यपि सभी अभिलेखों पर उनकी तिथि अंकित नहीं है, फिर भी अक्षरों की बनावट के आधार पर उनका काले मोटे रूप से निर्धारण हो जाता है। अब सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। केवल भूतपूर्व निजाम के राज्य में स्थित मास्की नामक स्थान और गुर्जरा मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के अन्य अभिलेखों में देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा कहा गया है। इन अभिलेखों में से अशोक के धर्म और राजत्व के आदर्श पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि
में है, जिसकी भारत की हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती और मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि सभी भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ था। केवल उत्तर पश्चिमी भारत में मिले कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। खरोष्ठी लिपि फारसी लिपि की भांति दाईं से बाईं और बाईं की ओर लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि की सबसे पहले 1837 ईस्वी में प्रिंसेप नामक विद्वान ने पढ़ा था। यानी कि जो ब्राह्मी लिपि थी उसको 1837 ईस्वी में प्रिंसेप नामक विद्वान ने पढ़ा था। इसके अतिरिक्त अशोक के कुछ अभिलेख अरमाइक लिपि में हैं। अशोक के बाद के अभिलेखों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर 1, सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख। सरकारी अभिलेख या तो राजकवियों की लिखी हुई प्रशस्तियां हैं या भूमि अनुदान पत्र। प्रशस्तियों का प्रसिद्ध उदाहरण समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख है, जो अशोक स्तंभ और उत्कीर्ण की है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का पूरा विवेचन मिलता है। इसी प्रकार राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में इस शासक की उपलब्धियों का विवेचन है। इस प्रकार के अभिलेखों के अन्य उदाहरण जैसे कलिंगराज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमी बालश्री की नासिक अभिलेख, रुद्रदामा का गिरनार शिलालेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ शिलालेख, बंगाल के शासक विजय सेन इनका देवपाड़ा अभिलेख और चालुक्य नरेश पुलकेशी द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। अब बात करते हैं भूमि अनुदान पत्र। अधिकतर तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण है। इन अनुदान पत्रों से भूमि खंडों के सीमाओं के उल्लेख के साथ साथ उस अवसर का वर्णन है जब वह भूमि खंड दान में दिया गया। इन अनुदान पत्रों में शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, परंतु इन प्रशस्तियों और अनुदान पत्रों में राजकवियों में कुछ अतिशयोक्ति भी की है, अतः उनके वर्णन को इतिहासकार का पूर्णतः सत्य नहीं मान लेना चाहिए। बड़ी संख्या में पूर्व मध्यकालीन अनुदान पत्र मिलने से यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में पूर्व मध्यकाल लगभग 600 से 1200 ईस्वी में सामंतीय अर्थव्यवस्था की स्थापित हो गई थी। इस तरीके से अनुमान लगाया गया दोस्तों। इसमें आपका भी अनुमान है, जैसे कि अशोक अभिलेख के प्राप्ति स्थानों पर उसके राज्य के विस्तार पर प्रकाश डाला। निजी अभिलेख से बहुधा मंदिरों में या मूर्तियों पर उत्कीर्ण हुआ, पर जो अतिथियां खुदी हैं उस यानी कि इन मंदिरों का निर्माण या मूर्ति प्रतिष्ठापन का समय ज्ञात होता है। इस प्रकार इन अभिलेखों में से मूर्ति कला और वास्तुकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है और तत्कालीन धार्मिक दशा की जानकारी प्राप्त होती है। इन अभिलेखों से भाषाओं पर प्रकाश पड़ता है। उदाहरण स्वरूप जैसे गुप्त काल से पहले ही अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में है और उनमें ब्राह्मणोत्तर धार्मिक संप्रदायों जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उल्लेख है। गुप्तचर या गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत में हैं और उनसे विशेष रूप से ब्राह्मण धर्म का उल्लेख है। निजी अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक दशा का भी ज्ञान होता है, क्योंकि इन तत्कालीन शासकों का भी बहुधा उल्लेख है। उसमें कुछ उच्च पदाधिकारियों पदों तत्कालीन करों आदि का भी उल्लेख होता है। कुछ अभिलेख उन तथ्यों को पुष्टि होती है जिनका उल्लेख हमें साहित्य में मिलता है, और जैसे कि हमें पतंजलि के महाभाष्य से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शंगु ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसी के वंशज धनदेव के अयोध्या अभिलेख में इस तथ्य की पुष्टि होती है। कुछ अभिलेखों में हमें नए तथ्य मालूम होते हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख और खारवेल की कलिंग मालूम होते हैं। यानी कि बात करते हैं तो अभिलेखों से हमें नए मालूम होते हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें इन शासकों की उपलब्धियां ज्ञान होता है। अब कहते हैं रुद्रदामा का जूनागढ़ शिलालेख यह बतलाता है कि उसका राज्य विस्तार क्या था। अब इसका आपका हेडिंग हो जाएगा सिक्के। सिक्के कैसे थे? सिक्के यानी मुद्रा।
भी प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। देश के विभिन्न भागों में खुदाई से भी भारी मात्रा में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं, जिनसे 6ठी शताब्दी या गुप्त काल तक के भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी आक्रमण के बाद यहाँ के सिक्कों पर राजाओं के स्पष्ट नाम मिलते हैं। सिक्कों के संबंधित साक्ष्य से बैक्टीरियन, पार्थियन, ग्रीस, कुषाण आदि के इतिहास पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शक शासकों के सिक्कों पर शक पंचांग के अनुसार तारीखों का उल्लेख है, जिससे इतिहासकारों को उनकी वंशावली के साथ साथ उनके बालक्रम तय करने में भी मदद मिलती है। कुषाण और गुप्त शासकों के समय की भी ढेरों स्वर्ण मुद्राएं उपलब्ध है। गुप्त काल के बाद सिक्कों की काफ़ी संख्या सीमित है। सिक्कों से उस समय भी आर्थिक व धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ विभिन्न शासकों के नाम व अनेक या उनके काल निर्धारण में भी सहायता मिलती है। सिक्के विभिन्न भारतीय राज्यों, दोनों राजतंत्रीय व गणतंत्रीय, जो प्राचीन काल के दौरान उपस्थित थे, के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। पांचाल, मालवा आदि के भिन्न पांचाल, मालवा आदि के मित्र शासकों के इतिहास का पुनर्निर्माण उनके सिक्कों से ही संभव हो पाया। सिक्के साहित्य के माध्यम से प्राप्त जानकारियों से के पूरक हैं। कई बार सिक्के के कारण ही उनके शासकों के बारे में पता चल सका है, जिनका इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं है। अब है नगर और स्मारक। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके सारे क्वेश्चन के पेपर में आपको पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब इसमें खुदाई में बड़ी संख्या से मिले नष्ट नगर, जिनकी भारी संख्या में स्मारक उपलब्ध हुए हैं, पुरातात्विक स्रोत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। उत्खनन से प्राप्त प्राचीन भारत के नगरों की उपनगरों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे बिहार में राजगीर, नालंदा, बोधगया, पाटलिपुत्र में भी के कुछ हिस्से, पंजाब में पेशावर, तक्षशिला इत्यादि, बंगाल के पहाड़पुर, मध्य प्रदेश में ब्रिज, पद्मावती, उज्जैन, सांची इत्यादि, राजस्थान में बैराड़, सांभर आदि, दक्कन में कोल्हापुर, कोंडापुर आदि, मैसूर में चंद्रावली, आंध्र में अमरावती, नागार्जुन कोंडा आदि, उत्तर प्रदेश में मथुरा, बनारस, श्रावस्ती, कौशाम्बी, हस्तिनापुर आदि, कश्मीर में परिहासपुर, अवंतीपुर, मार्तंड इत्यादि। इस संदर्भ में ब्रिटिश राज के परवर्ती काल में सिंध के मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो और पंजाब के हड़प्पा की गई खुदाई से प्राप्त सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसके विशेष रूप से उल्लेखनीय है मेहरगढ़ की खुदाई, भी अत्यंत उल्लेखनीय है, क्योंकि कोची के समतल मैदान में बोलन नदी के तट पर स्थित मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग का एकमात्र अधिवास स्थल है, जो ईसा के लगभग 7000 वर्ष पूर्व का है। नेक्स्ट है आपका अब अन्य अवशेष में क्या है? मध्य एशिया के कई हिस्से, चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान, तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा इत्यादि स्थलों का उत्खनन द्वारा भारतीय मूर्तिकला और चित्रकला के अवशेषों, बौद्ध मठों और स्तूपों के भग्नावशेष, हिंदू और बौद्ध देवी देवताओं की प्रतिमाएं और भारतीय भाषाओं और लिपियों में लिखित पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं। अब इसमें कंबोडिया के अंकोर वाट और जावा के बोरोबुदुर से प्राप्त अवशेष इन देशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार के द्योतक हैं। इस प्रकार पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्थाओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों, ये रही आपकी सारी चीज़ें, आपके यानी कि इतिहास के पुरातात्विक में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति। मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर किया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के गठन में पर्यावरण कारकों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर आपका दे रखा है दोस्तों। भारत के इतिहास के निर्माण में
पर्यावरण तथा भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुरापाषाण युग से ही विभिन्न संस्कृतियाँ पर्यावरण से प्रभावित नहीं। भारत में प्राचीनतम मानव बस्तियों की स्थापना प्रायः पहाड़ी पठारी तथा जंगली क्षेत्रों में झीलों एवं नदियों के समीप हुई, जहाँ लोग शिकार करने के लिए पत्थर तथा हड्डी के औजार बना सकते थे। इन औजारों से कृषि के लिए जमीन भी जोती जाती थी, साथ ही आवासों को खड़ा करने तथा समतल जमीन तैयार की जाती थी। मानव समाज पर प्रारंभिक विकास वनस्पतियों तथा पशुओं की कीमत पर हुआ, लेकिन जब से मनुष्य वनस्पतियों का उत्पादन तथा पशुपालन शुरू किया, इसमें दोनों की वृद्धि हुई। मानव बस्तियां के स्थान और आकार पर्यावरण संबंधी घटकों द्वारा निर्धारित होते थे। वास स्थल की चुनाव मिट्टी तथा जलवायु पर बहुत तक निर्भर करता था। अनुकूल वर्षा वाले क्षेत्र में जहाँ नदियाँ, झीलें, जंगल, पहाड़ियाँ, धातुएँ तथा उपजाऊ मिट्टियाँ होती थीं, लोगों को बसने के लिए आकर्षित करते थे। इसके विपरीत जल संसाधन रहित शुष्क मरुस्थल लोगों को वहां बसने का हतोत्साहित करते थे। इस प्रकार गंगा के मैदान मानव बस्ती के आकर्षक क्षेत्र बन गए। इनमें 500 ईसा पूर्व के बाद के काल में बहुसंख्यक था, उसके पहले बहुत कम बस्तियां दिखती हैं। उसी काल में दोआब तथा मध्य गंगा के मैदानों में बहुत से नगर मिलते हैं। नदियां परिवहन के साधन के रूप में भी कार्य कर रही थी। इनकी बाढ़ें जंगली तटों को साफ कर देती तथा वहां फिर से जंगलों को उगने से रोकती थी। इसके अतिरिक्त वे कृषकों के लिए न सिर्फ भूमि तैयार करती थीं, बल्कि उस भूमि की सिंचाई भी करती थीं। लगभग 2500 ईसा पूर्व में नदियों के मार्गों में दिशा परिवर्तन होने से मानव बस्तियों पर प्रभाव पड़ा। घग्गर हकरा की समरूपा नदी सरस्वती, यमुना तथा सतलुज में मिल गई तथा तीनों ने मिलकर हड़प्पा संस्कृति के विकास में योगदान दिया। लेकिन 1700 ईसा पूर्व में सतलुज और संभव यमुना पूरब की तरफ बढ़ गईं। इसका हड़प्पा संस्कृति की बस्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि क्षेत्रों तथा पर्यावरण में भारतीय इतिहास का प्रवाह को प्रभावित किया गया। तो इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया दोस्तों, यानी कि आपका टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, साथ हमारे बने रहिए दोस्तों। तीसरा आपका है पुरापाषाण युग में मध्यपाषाण युग के विकास का सर्वेक्षण कीजिए। दोनों के युग में जो सर्वेक्षण है उसको आपको करना है। मनुष्य ने अपने जीवन को सबसे लंबा समय पुरापाषाण युग के अंतर्गत व्यतीत किया। इसी पुरापाषाण के समय प्रकृति में से संघर्ष के जीने की कला सीखी। पुरापाषाण युग को क्रमशः पूर्व पाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग तथा उत्तर पुरापाषाण युग में विभक्त किया गया। यह विभाजन पत्थर के हथियारों को व्यवहार में लाने के आधार पर किया गया। पुरापाषाण काल में मनुष्य समूहों में रहता था तथा शिकार आदि के द्वारा भोजन संग्रह करता था, यानी कि एकत्रित किया करता था। इस युग में उनके हथियार पत्थरों के बने होते थे। इनमें से कुछ इस प्रकार थे कि हाथ की कुल्हाड़ी, खंडक उपकरण, कोर, फलक, खुरचनी, बेधनिया, ब्यूरिन, छिद्रक आदि। इस संस्कृति के अवशेष सोहन घाटी तथा दक्षिण भारत में मद्रसियन संस्कृति, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि जगहों पर किए गए हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका तथा कश्मीर में बुरजहोम तथा पूर्वापाषाण युग की गुफाओं का अवशेष मिले हैं। इस समय मनुष्य भोजन संग्राहक था। इस समय कला तथा धर्म के प्रति अभिरुचि बढ़ी। नक्काशी तथा चित्रकारों द्वारा दोनों रूपों में कला व्यापक रूप में देखने को मिलती है। भीमबेटका गुफाओं में उत्तर पाषाण कालीन गुफा चित्र में मिले हैं। ये चित्र ऐसी अंधेरी गुफाओं में पाए गए हैं जहां प्रकाश पहुंचना कठिन है। मध्य पाषाण युग में बर्फ की जगह घास से भरे मैदान एवं जंगल उगने प्रारंभ हो गए। इसी युग में खरगोश, हिरण, बकरी आदि जानवर पैदा हुए। इस समय के प्रमुख हथियार थे एक धार, फलक, बेधनी और चंद्राकार तथा समलम। भारत में अनेक स्थलों से इस संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, जैसे वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में, संगनाद, टेरी समूह, आजमगढ़, बागोर, मुरैना पहाड़ आदि। इस युग में जनसंख्या की वृद्धि तथा
आखेट की सुगमता के साथ साथ मनुष्य अब विंध्याचल अब छोटी छोटी टोलियों में रहने लगे। इसके परंपरा तथा मिट्टी के बर्तन भी बनने लगी। विंध्याचल की गुफाओं तथा शैलश्रेयों से शिकार, युद्ध एवं नृत्य के चित्र मिले हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरापाषाण तथा मध्य पाषाण युग में मनुष्य भोजन संग्राहक के रूप में कार्य कर रहा था। भारतीय उपमहाद्वीप में कई जगहों पर पुरापाषाण तथा मध्य पाषाण संस्कृति की अवशेष मिले हैं। इस तरीके से दोस्तों आपका पुरापाषाण तथा मध्य पाषाण में जो संस्कृति थी इसके बारे में मैंने आपको डिफरेंट बताया कि कौन कौन से क्या क्या थे, नहीं पुरापाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में आपको यहाँ पे मैंने बताया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और जो भी आपको प्रॉब्लम आई हो आपको वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकें कि क्या आपको प्रॉब्लम है। इसमें मैं आपको जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही मैं आपको दोबारा इसी आपको वीडियो को देखते हुए मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँगा। और दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उससे आप जुड़कर टेलीग्राम से हमारी टेलीग्राम से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।